भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। साथियों, मेरा गला बहुत खराब है, मुझे माफ कीजिएगा। आम आदमी जिंदाबाद। साथियों, अभी महाराष्ट्र सरकार ने सिंचाई घोटाले के ऊपर एक श्वेत पत्र जारी किया है। हम मानते हैं कि उस श्वेत पत्र का केवल एक मकसद है, वो है अजीत पवार को क्लीन चिट देना और उसको मंत्रिमंडल में वापस लाना। इसलिए आज इस सभा में हम लोग सरकार के श्वेत पत्र को खारिज करते हैं। मंजूर है? मंजूर है। यस। महाराष्ट्र के आम आदमियों ने मिलके, महाराष्ट्र के आम औरतों ने मिलके सरकार के श्वेत पत्र के खिलाफ ये काला पत्र निकाला है। इस काले पत्र को आज हम जारी करते हैं। सरकार के श्वेत पत्र में कुछ नहीं लिखा हुआ। सरकार का श्वेत पत्र केवल ये बताने के लिए है कि अजीत पवार निर्दोष है, लेकिन ये काला पत्र बताता है कि पूरी की पूरी सरकार दोषी है। वाह 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 वाह, ये बात पिछले 1.5 साल से देश भर के अंदर अन्ना जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला। हम लोग क्या मांग कर रहे थे? इस देश की जनता क्या मांग रही थी? इस देश की जनता कह रही थी कि इस देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको कोई सजा नहीं मिलती है। इसीलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आप एक सख्त कानून पारित कीजिए। ऐसा कानून पारित कीजिए कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल हो, उसकी संपत्ति जब्त की जाए और उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ये जन लोकपाल बिल मांग रहे थे हम लोग, ये जन लोकपाल बिल मांग रही थी देश की जनता। कुछ गलत मांग रहे थे हम लोग? नहीं। लेकिन सरकार नहीं मानी, कोई पार्टी नहीं मानी। इन सारे नेताओं के सामने जाके गिड़गिड़ाए हम लोग, हाथ जोड़े, चिट्ठियां लिखी। 3 बार अन्ना जी अनशन के ऊपर बैठे, 1 बार मैं अनशन के ऊपर बैठा, भूखे रहे, अपना शरीर गलाया, लेकिन ये सरकार नहीं मानी, कोई पार्टी नहीं मानी। इन्होंने मजाक उड़ाया इस देश की जनता का। दिसंबर के महीने में, पिछले दिसंबर के महीने में जिस तरह से उस बिल की कॉपी फाड़ कर फेंक दी गई संसद के अंदर, इन सारी पार्टियों ने मिलकर इस देश की जनता का मजाक उड़ाया। बार बार खड़े होकर कहते थे चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ, खुद संसद में आ जाना और अपना कानून बना लेना। तो साथियों, इस देश के आम आदमी ने, इस देश की आम औरत ने और इस देश के आम बच्चे ने यह तय किया है कि अब हम चुनाव इनको लड़के दिखाएंगे। दम है। 26 नवंबर को इस देश के आम आदमी, आम औरत और आम बच्चों ने मिलकर इस देश की आम आदमी पार्टी बनाई है। अभी तक ये देश केवल वीआईपी लोगों के लिए चलता था। वीआईपी वालों का बंगला अलग होता है, वीआईपी वालों की गाड़ियां अलग होती हैं, वीआईपी वालों के रास्ते अलग होते हैं, सब कुछ अलग होता है वीआईपी वालों का। अब इस देश के अंदर कोई वीआईपी नहीं होगा, एक ही वीआईपी होगा, आम आदमी वीआईपी होगा। केवल एक वीआईपी होगा, आम आदमी। और जब से ये पार्टी बनी है, आज मैंने अभी देखा जब ये गाना गा रहे थे मैं हूं आम आदमी, मुझे नहीं लगता पहली बार शायद आजादी के बाद इस देश के अंदर लोगों ने आम आदमी होने का गर्व महसूस किया है कि हम आम आदमी हैं। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अभी कुछ साथी माला लेके आए थे, मैं
उनके प्यार की इज्जत करता हूं। वो जो आदर है उनके मन में, जिस भावना से वो आए थे, उसकी मैं इज्जत करता हूं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो ये दूसरी पार्टियां करती है वो हम ना करें। मैं कई बार जाता हूं, मैं बहुत छोटा हूं उम्र में, 44 साल उम्र है मेरी, लेकिन मुझसे बड़े बड़े लोग मेरे पांव छूते हैं। मुझे पांव मत, मुझे गले लगा लीजिए, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, मेरे पांव मत छूइए, माला मत पहनाइए। आपने आके मुझे गले लगाया, इसी से मुझे बहुत प्यार और बहुत इज्जत का एहसास होगा। ये माला और ये पांव छूना ये कांग्रेस और बीजेपी वाले करते हैं, हम आज से बुरा मत मानिएगा, मैं अच्छी भावना से आप सब लोगों के प्यार की। साथियों, अभी कई दिनों से, पिछले 2 महीने से, 2 अक्टूबर को हम लोगों ने ऐलान किया था पार्टी का, पहली बार 2 अक्टूबर को ऐलान किया था, और उस दिन हमने कहा था कि हमारा मकसद सत्ता में आना नहीं है, हमारा मकसद सत्ता की राजनीति करना नहीं है, हमारा मकसद है इस देश की राजनीति बदलना। हम रोज इन लोगों को चुनौती देंगे। 2 अक्टूबर को हम लोगों ने कहा था कि इन लोगों को हम चैन की नींद नहीं सोने देंगे, और 2 अक्टूबर से आज तक लेके इनको हमने चैन की नींद नहीं सोने दिया। जिस दिन खुलासा होता है उस दिन सवेरे से फोन आने लग जाते हैं, कौन सी पार्टी का है, कौन है, आज किसका नंबर है। क्यों डर लग रहा है इन लोगों को? सारों ने चोरी कर रखी है, अगर चोरी नहीं कर रखी तो डर किस बात का? डर तो इसीलिए लग रहा कहीं मेरा नंबर तो नहीं आ गया। एक मंत्री तो ऐसा है जो बार बार मैंने तो अरविंद का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो क्यों मेरे पीछे पड़ा? कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ कर रखी है लोगों ने, सारों ने गड़बड़ कर रखी है, सारे चोर हैं। तो इनको चैन से नहीं सोने दिया हमने, 2 अक्टूबर के बाद से चैन से नहीं सोने दिया। नितिन गडकरी का खुलासा किया हम लोगों ने। बेला नाम का गांव है नागपुर के अंदर, उस गांव में जमीन का अधिग्रहण किया गया। कहा गया कि सिंचाई के लिए डैम बनाएंगे, बांध बनाएंगे सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए बांध बनाया गया, 100 एकड़ जमीन बच गई। वहां के किसानों ने कहा कि ये जो जमीन बच गई इसको हमें वापस दे दो। सरकार को 5 साल तक इन किसानों ने चिट्ठी लिखी, 5 साल तक सरकार ने इनको जमीन वापस नहीं दी। फिर नितिन गडकरी ने इनको चिट्ठी लिखी सरकार को कि मुझे जमीन दे दो। 4 जून को चिट्ठी लिखी, 22 जून को नितिन गडकरी को जमीन मिल गई। 18 दिन के अंदर, 18 दिन के अंदर। 5 साल तक किसानों ने कहा भाई हमारी जमीन थी, हमसे तुमने ली, अब बांध बन गया, 100 एकड़ जमीन बच गई, इसको हमें वापस कर दो। गलत तो नहीं कहा? उनकी जमीन थी, किसानों की जमीन थी। उन्होंने कहा हमारी जमीन वापस, उनको जमीन वापस नहीं की सरकार ने 5 साल तक। नितिन गडकरी ने 4 जून को चिट्ठी लिखी और 22 जून को उसको जमीन दे दी, 100 एकड़ जमीन इन किसानों की। ये कैसे नेता है? नेता को तो, नेता के मन में तो जनता के लिए प्यार होना चाहिए। नेता को तो ये कहना चाहिए भाई मेरे किसान भूखे मर रहे हैं, मेरे किसानों के लिए आपने जो जमीन ली थी इनको जमीन वापस करो। ये भावना होनी चाहिए थी नितिन गडकरी जी के मन में। पर वो नेता नहीं है, वो सत्ता के भूखे हैं, वो जमीन के भूखे हैं। हद तो तब हो गई जब वो बांध जो बना था, उस बांध का पानी भी किसानों को नहीं मिला, वो सारा पानी भी नितिन गडकरी जी की फैक्ट्री में चला गया। तो किसानों को ना तो जमीन मिली और ना ही किसानों को पानी मिला, और किसानों की जमीन भी चली गई। केवल नितिन गडकरी नहीं कर रहे, अगर वो अकेले होते तो उनसे सिलट लेते। रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार के दामाद हैं। गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी के सबसे ऊंचे पद पे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी गुड़गांव, फरीदाबाद और आसपास दिल्ली के जितने इलाके हैं, वहां सारे इलाकों में किसानों की जमीन जबरदस्ती छीन रहे हैं। किसान बेचना नहीं चाहते, एक डर का माहौल है वहां पे। किसानों की जमीनों को छीना जा रहा है और उसका लैंड यूज चेंज करवा के 3 महीने में उस जमीन को बेच देते हैं। फरवरी 2008 में उन्होंने मानेसर के अंदर 7.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी। फरवरी 2008 में मानेसर में 8.5 करोड़ रुपए की उन्होंने जमीन खरीदी।
15 दिन में उन्होंने लैंड यूज चेंज करवा लिया। कैसे 15 दिन में हो गया? आप लैंड यूज चेंज करवा के देखो, बिना पैसे के लैंड यूज चेंज नहीं करते वो लोग। 2-2 साल लग जाते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं। 15 दिन में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उनका अपना मुख्यमंत्री था, हुड्डा भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री, और उनकी अपनी सास जो है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। तो हुड्डा ने 15 दिन में लैंड यूज, और 8 करोड़ की जमीन उन्होंने 2 महीने के अंदर 58 करोड़ की बेच दी। ये कैसे नेता है? इनको तो अपने किसानों को कहना चाहिए था कि भाई तुम गरीब हो, लाओ तुम्हारी जमीन का हम लैंड यूज चेंज करा देते हैं, तुम बेच लो। वो उनसे जमीन छीन छीन के कर रहे हैं। कांग्रेस वाले लूट रहे हैं देश को, बीजेपी वाले लूट रहे हैं देश को, एनसीपी वाले लूट रहे हैं देश को, शिवसेना वाले लूट रहे हैं देश को। सारी पार्टियां मिलकर लूट रही हैं देश को। और ये जो जमीनों का अधिग्रहण है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे देश का बनता जा रहा है। अभी मैं अंजलि के साथ बैठा हुआ था, ये बता रही थी लेंडी धरन नाम का एक गांव है जवाहर तालुका में, वहां वो आदिवासी गांव है, वहां पे अभी जमीनों का अधिग्रहण किया। खेतों के अंदर फसलें उगी हुई थी, लेकिन सरकार ने उन सारी फसलों के ऊपर मिट्टी डाल दी और उनसे जबरदस्ती की उन्होंने जमीन ले ली, और अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला। कारकुंडे नाम का गांव है रत्नागिरी में, 5 साल पहले वहां पे जमीन ली गई थी और उन सारे लोगों को पहाड़ी के ऊपर भेज दिया गया। उनको कहा गया कि हम बस 15 दिन में आपको आपका मुआवजा देंगे, 15 दिन में आपका हम रिहैबिलिटेशन करेंगे। 5 साल हो गए, आज तक ना तो उनको मुआवजा मिला और ना उनको रिहैबिलिटेशन हुआ। अभी यहां पे एक भाई बैठे हुए हैं, सतारा से आए हैं, पृथ्वीराज चौहान की कंस्टिट्यूएंसी है सतारा। पृथ्वीराज चौहान वो बता रहे 14 साल पहले उनकी जमीन ली गई थी, आज तक ना तो उनको जमीन का दाम मिला है और ना उनका रिहैबिलिटेशन हुआ। ये हमारे मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी में। तो साथियों, जमीनों को छीना जा रहा है हम लोगों से। इसीलिए अभी एक साथी ने पूछा था कि क्या हमें आजादी मिली 1947 के अंदर? हमें आजादी नहीं मिली। इसीलिए ये टोपी पे जो लिखा हुआ है ना, मुझे चाहिए पूरी आजादी। तो ये आजादी की लड़ाई है 1947 के बाद। अब हमें पूरी आजादी चाहिए, हमें अपना हक चाहिए और हमें अपनी जिंदगी के ऊपर अपना कंट्रोल चाहिए। और इन नेताओं से हम अपना हक लेके रहेंगे, इन नेताओं से हम अपनी आजादी लेके रहेंगे। अभी विक्रांत जी ने बोला, क्या गुलामों का व्यापार चालू रहेगा इस देश के अंदर? हम दिल्ली में भी इसी बात से जूझ रहे हैं। दिल्ली में बिजली कंपनियां हैं, बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो गया। 3 कंपनियां हैं, 2 अनिल अंबानी की है, टाटा की है। वहां पे 40,000 लेबर काम करती है, जिसमें से 30,000 कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, 10,000 परमानेंट लेबर, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। इनके बीच में भी गए थे, इन्होंने बुलाया था मुझे। इन 30,000 लोगों से 9,000 रुपए के ऊपर हर महीने साइन करवाए जाते हैं और इनको 5 या 6,000 रुपए, 9,000 रुपए पे साइन करवाता है अनिल अंबानी और 5,000 रुपए इनको देते हैं। बाकी पैसा कहां ले जाते हैं अनिल अंबानी? कहां ले जाते हैं अनिल अंबानी बाकी पैसा? सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। यहाँ पे जो लेबर का, जो एक गरीब लेबर का जो पैसा, गरीब मजदूर का पैसा है, वो अनिल अंबानी यहाँ से उठा के स्विस बैंक में ले जाते हैं। और पकड़े गए अनिल अंबानी, उनका स्विस बैंक पकड़ा गया, मुकेश अंबानी का स्विस बैंक पकड़ा गया। मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके, मैं पहले इनकम टैक्स में काम करता था, इनकम टैक्स में कमिश्नर था मैं। इनकम टैक्स में मैंने जाके वो फाइल देखी है, अभी 1 महीना पहले मैंने वो जाके फाइल देखी। उसके अंदर इन सबके नाम है। मुकेश अंबानी के 100 करोड़ रुपए हैं वहां पे, अनिल अंबानी के 100 करोड़ रुपए हैं। इन्होंने एक कंपनी बना रखी है, उसके 2200 करोड़ रुपए हैं। इन्होंने एक और बेनामी अकाउंट से 400 करोड़ रुपए हैं। कई सारे अकाउंट है, लगभग 3,500-4 हजार करोड़ रुपए इनके वहां पे स्विस बैंक में। जब मैंने ये बात उठाई तो कुछ टीवी चैनल वाले पूछने लगे, सबूत क्या है आपके पास, सबूत क्या है आपके पास, आप ऐसे ही कैसे बोल सकते हो? ऐसे मुझे कह रहे थे जैसे मेरा स्विस बैंक में अकाउंट है उनकी जैसे मैंने कोई गलती कर दी, खुलासा कर दी। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया, मैंने वो फाइल देखी। अब बाहर आके मुझे क्या करना चाहिए था? मेरे पास सबूत नहीं था, उस फाइल की कॉपी नहीं है मेरे पास।
लेकिन देश लुट रहा है, देश का सारा पैसा स्विस बैंकों के अंदर जा रहा है। क्या मैं चुप बैठता? नहीं। मैंने गलती की क्या उसका खुलासा करके? नहीं। लेकिन आज मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, वैसे ये टीवी चैनल वाले दिखा नहीं रहे होंगे, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का अकाउंट नंबर भी है। वाह वाह वाह। अगर आपको उनका अकाउंट नंबर चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आके अकाउंट नंबर भी दे दूंगा, स्विस बैंक के अंदर उनका जो अकाउंट नंबर है। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं, 1 महीना हो गया खुलासा किए हुए, मुकेश अंबानी ने और अनिल अंबानी ने जो स्विस बैंक में पैसा पकड़ा गया उसके ऊपर टैक्स जमा करा दिया है। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है सरकार के सामने। उनको जेल जाना चाहिए, फांसी देना चाहिए। हिम्मत नहीं है कि उनको जेल भेज सके, फांसी दो, हिम्मत नहीं है कि उनको हैंग देम साले लोग। और अगर मैं झूठा होता, अगर मैंने झूठ बोला होता, तो मेरी औकात नहीं है मुकेश अंबानी के सामने 10,000 करोड़ रुपए का मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर देते मुकेश अंबानी। अगर मैंने झूठ बोला तो मैं जेल में सड़ रहा होता अभी तक। सही है, तो मैं सही है। आज इस मंच से मुकेश अंबानी को और अनिल अंबानी दोनों को चुनौती देता हूं कि अगर मैंने झूठ बोला है तो मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करके दिखा। तो मैं विक्रांत जी को कहना चाहूंगा कि जिस मुसीबत से आप लोग क्या यहाँ चल रहा है देश जूझ में? रहे हैं, उसी मुसीबत से हम लोग भी वहां जूझ रहे हैं। आप भी नहीं चाहते कि गुलामों का व्यापार हो आजाद भारत के अंदर, और हम भी नहीं चाहते, लेकिन अब ये बंद करना पड़ेगा कि दिल्ली वाले दिल्ली में जूझें और महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र में लड़ाई करें। दिल्ली और महाराष्ट्र वालों को एक साथ जुड़ना पड़ेगा। जब पूरे देश का कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक साथ आ जाएगा तो इन लोगों के नाम और इस पूरी लड़ाई में हम आपके साथ हैं, आपके नेतृत्व में इस पूरी लड़ाई को हम लड़ना चाहते हैं। आप पूरे देश के लिए क्या पावर है। साथियों, मुंबई पर 26 नवंबर 2008 को हमला किया गया। किसने बचाया मुंबई को उस दिन? कमांडो ने बचाया। कमांडो थे, एनएसजी के कमांडो थे, उन्होंने बचाया। उन्होंने अपनी जान दांव पे लगाई। उसके अंदर 2 लोगों की मौत हो गई और 9 कमांडो और थे जिनको कईयों को गोलियां लगी, हैंड ग्रेनेड लगे, लेकिन उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के आज वो कमांडो अपनी पेंशन और अपनी तनख्वाह के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। शेम 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 शेम। उनमें से सुरेंद्र सिंह नाम का एक कमांडो है जो हमारे पास आया। उसने बताया कि उस दिन हैंड ग्रेनेड उसके बिल्कुल सामने एक हैंड ग्रेनेड फूटा और उसकी आवाज की वजह से उसके दोनों कान बहरे हो गए, उसको सुनाई देना बंद हो गया। कई गोलियां लगी उस दिन उसको। बाद में उसको नौकरी से निकाल दिया गया, ये कह के कि तुम नौकरी के काबिल नहीं हो। वाह वाह। मैंने कुछ सीनियर अधिकारियों से पूछा, आर्मी में काम करने वाले, उन्होंने कहा नौकरी से निकालने की क्या जरूरत थी, उसको क्लर्की का काम दे देते, उसको कैंटीन में काम दे देते, नौकरी से क्यों निकाला उसको? लेकिन फिर भी उसको नौकरी से निकाल दिया। अब नौकरी से निकले हुए उसको 13 महीने हो गए, 13 महीने से उसको 1 पैसे की पेंशन नहीं मिली है। पेंशन के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। जो उसका इलाज होना है वो इलाज भी वो अपने प्राइवेट पैसे से करवा रहा है, उसको सरकार उसका इलाज भी नहीं करवा रही है। और जो पैसा आया, आपको याद होगा कि जब 26 नवंबर 2008 हुआ तो सारे देश की आत्मा कांप उठी थी। लोगों ने दिल खोल के दान दिया था इन कमांडोज के लिए। वो पैसा कहां गया जो आपने 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 इन कमांडोज के लिए पैसा दान किया था? चेक लिखे थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने चेक लिखे थे कि इन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया है। वो पैसा कहां गया? तो इस सुरेंद्र सिंह ने बताया कि इसने फाइल में जाके देखा, चेक लगे हुए थे वहां पे। इसने क्लर्क से पूछा, क्लर्क कहता है हमने तो चेक दे दिए, इसको तो मिले नहीं, वो चेक कहां गए? ये पेंशन के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। इसके नाम का पैसा जो आया उस पैसे का अता पता नहीं है। अपना मेडिकल ये खुद करवा रहा है। मुझे नहीं लगता, आप लोगों को अब तय करना है कि क्या ऐसी सरकार को बर्दाश्त किया जाए इस देश के अंदर
जो हमारे देश को बचाने वाले सैनिकों को इस तरह से दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर करती है। सलमान खुर्शीद ने हैंडीकैप्ड लोगों के, विकलांग बच्चों के, विकलांग लोगों के पैसे खा लिए, बैसाखियों के पैसे खा लिए हमारे देश के कानून मंत्री ने। उसको सजा होनी चाहिए थी कि उसको विदेश मंत्री बनाना चाहिए था। तो साथियों, जो सरकार हमारे देश के सैनिकों की पेंशन खा जाए और जो सरकार हमारे विकलांगों की बैसाखियां खा जाए, उस सरकार को मेरे हिसाब से तो एक दिन भी बने रहने का औचित्य नहीं, एक दिन भी बने रहने का। लेकिन ये निर्णय आप लोगों को करना है, निर्णय आपके हाथ में है। पिछली बार आपने बीजेपी वालों को वोट दिया, कांग्रेस वालों को वोट दिया, एनसीपी को वोट दिया, शिवसेना को वोट दिया आप लोगों ने। ये आम आदमी पार्टी वोट मांगने नहीं जाएगी किसी के पास। अगर आपको बीजेपी अच्छी लगती है तो बीजेपी को जाके वोट दे दो, कांग्रेस अच्छी लगती है कांग्रेस को जाके वोट दे देना, शिवसेना को दे देना, एनसीपी को दे देना। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है ये सारी की सारी पार्टी एक जैसी हैं और आजादी के बाद पहली बार ये मौका आया है कि आपका और आपके बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, तो आपको न केवल वोट देना पड़ेगा, आपको घर से निकल के कैंपेनिंग भी करनी पड़ेगी, पैसे भी खर्चने पड़ेंगे, तेल भी फूकना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी पार्टी है, ये हमारी पार्टी है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या गारंटी है कि आप लोग अगर आए सत्ता में तो आप लोग भ्रष्ट नहीं हो जाओगे। बिल्कुल ठीक बात है। जो लोग, ये सत्ता की बात ही कुछ ऐसी है, इस कुर्सी पे जो बैठता है उसी के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो दो बातें हैं, एक तो ये कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो 15 दिन के अंदर जन लोकपाल कानून पास होना चाहिए, ताकि कोई भ्रष्टाचार करे तो 6 महीने में उसको जेल हो जाए। राइट टू रिकॉल कानून पास होना चाहिए, ताकि अगर आप लोग अपने सांसद से या विधायक से खुश नहीं हैं तो वहां की जनता मिलकर उसको 5 साल इंतजार करने की बजाय उसको 1 साल के अंदर उसको बाहर निकाल कर सके। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह रहे कि आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो बहुत खराब हैं और हम लोग बहुत अच्छे हैं, और अगर हम लोग सत्ता में आ गए तो हम सत्ता अच्छी चलाएंगे। हम सत्ता चलाने के लिए नहीं जा रहे, हम सत्ता भोगने के लिए नहीं जा रहे, हम सत्ता वहां से खत्म करके सत्ता जनता के हाथ में सौंपने के लिए जा रहे हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं। आज अगर आप सड़क के ऊपर चल रहे होते हैं तो कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं, लेकिन किसी मॉल के अंदर जाते हैं तो कूड़ा नहीं फेंकते, मेट्रो स्टेशन में जाते हैं तो कूड़ा नहीं फेंकते। क्यों नहीं फेंकते? कोई नहीं फेंकता, क्योंकि वहां बड़ी साफ सफाई होती है, तो वहां की व्यवस्था अच्छी है, बाहर की व्यवस्था खराब है। अगर हमने व्यवस्था बदल दी तो फिर वहां कोई भी आके बैठ जाए वो उसको खराब नहीं कर पाएगा। तो हम अंदर व्यवस्था बदलने के लिए जा रहे हैं, हम सत्ता भोगने के लिए नहीं जा रहे। और अंत में मैं ये चाहूंगा कि आप लोग 4 शपथ लें। मैं एक एक आपके सामने रखूंगा, अगर आपको पसंद आए तो आप बोलिएगा। एक तरफ हम लोग सरकार को गालियां दे रहे हैं, सारी पार्टियों को गालियां दे रहे हैं, सारे नेताओं को गालियां दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें अंदर भी झांक के देखना पड़ेगा। ये देश तो मेरा और आपका है, ये देश तो हम लोगों से बनता है। अगर हम लोग नहीं सुधरेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहला वचन, पहली शपथ कि हम ना रिश्वत लेंगे और ना रिश्वत देंगे। लेकिन ये बोलने के पहले सोच लेना, अगर मुश्किल हो ये करना तो मत बोलना, लेकिन अगर बोला तो फिर करना। तो मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे वही लोग बोलेंगे जो ये शपथ लेने के लिए तैयार हैं। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लूंगा और ना ही कभी रिश्वत दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में
कभी रिश्वत नहीं लूंगा, कभी रिश्वत नहीं लूंगा, और कभी रिश्वत नहीं दूंगा। कभी रिश्वत नहीं दूंगा। दूसरी शपथ। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन लोगों के वोट नहीं बने हुए? हाथ खड़ा करें जिसका वोट नहीं बना हुआ। वोट बनवा के बनवाना है। बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? वोटर कार्ड बनाएंगे। वोट बनवाना है। और हम शपथ लेंगे कि आगे से मैं जिंदगी में जो भी चुनाव आएगा उस चुनाव में वोट डालने जरूर जाऊंगा। ये तो सब लोग ले सकते हैं, लेंगे सब लोग। ये मैं शपथ लेता हूं, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में हर चुनाव में वोट डालने जरूर जाऊंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में हर चुनाव में वोट डालने जरूर जाऊंगा। तीसरी शपथ, ये बहुत जरूरी है। तीसरी और चौथी ये तो लेनी पड़ेगी कि मैं किसी भी चुनाव में दारू लेके और पैसा लेके वोट नहीं डालूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में किसी भी चुनाव में दारू लेकर या पैसा लेकर या और कोई भी प्रलोभन लेकर वोट नहीं डालूंगा। मैं अपनी आत्मा की आवाज से वोट डालूंगा। और आखिरी शपथ कि मैं किसी भी चुनाव में जाति या धर्म के हिसाब से वोट नहीं दूंगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी चुनाव में जाति या धर्म के हिसाब से वोट नहीं डालूंगा। मैं केवल देश हित में वोट डालूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय।